नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम आदित्य बिड़ला ग्रुप के एक ऐसे डिसीजन को समझेंगे जो देखने में एक सिंपल रॉयल्टी चार्ज लग रहा है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं या आदित्य बिड़ला ग्रुप की लिस्टेड कंपनीज को ट्रैक करते हैं तो इस डिसीजन का इम्पैक्ट समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अब आदित्य बिड़ला ग्रुप की लिस्टेड सब्सिडरीज और ऑपरेटिंग कंपनीज अपने रेवेन्यू का 0.25% प्रमोटर एंटिटी बिड़ला ग्रुप होल्डिंग्स को ब्रांड रॉयल्टी के रूप में पे करेंगी। एनुअल रॉयल्टी की मैक्सिमम लिमिट 225 करोड़ रुपीस रखी गई है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, कंपनी को अपने ही ग्रुप का ब्रांड यूज करने के लिए रॉयल्टी क्यों देनी होगी? इस रॉयल्टी का एक्चुअल पैसा किसको मिलेगा? कौन सी कंपनीज पर इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट सबसे ज्यादा हो सकता है? और इन्वेस्टर्स के लिए ये डिसीजन पॉजिटिव है या नेगेटिव? आज की वीडियो के एंड तक हम एग्जैक्टली ये समझेंगे और मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछूंगी। अगर आप शेयर होल्डर होते तो क्या आप इस रॉयल्टी को जस्टिफाइड मानते, या आपको लगता है कि प्रमोटर ग्रुप को लिस्टेड सब्सिडरी से रॉयल्टी चार्ज नहीं करनी चाहिए? कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर बताएगा। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि आदित्य बिड़ला ग्रुप ने एक्चुअली क्या इंट्रोड्यूस किया है। ग्रुप ने एक फॉर्मल ब्रांड रॉयल्टी फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है। इस फ्रेमवर्क के अंदर ग्रुप की लिस्टेड सब्सिडरीज और प्रॉफिटेबल ऑपरेटिंग कंपनीज अपने रेवेन्यू का 0.25% प्रमोटर एंटिटी बिड़ला ग्रुप होल्डिंग्स को पे करेंगी। यानी कंपनी आदित्य बिड़ला ब्रांड का यूज करेगी और उस ब्रांड के यूज के बदले प्रमोटर एंटिटी को रॉयल्टी पे करेगी। ये फ्रेमवर्क 1 जून 2026 से इफेक्टिव है। एनुअल रॉयल्टी की मैक्सिमम लिमिट 225 करोड़ रुपीस पर कंपनी रखी गई है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर कंपनी किसी फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लेवल पर लॉस रिपोर्ट करती है तो उस फाइनेंशियल ईयर में रॉयल्टी पेएबल नहीं होगी। यानी रॉयल्टी कंप्लीटली अनकंडीशनल नहीं है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ब्रांड रॉयल्टी होती क्या है? मान लीजिए एक ग्रुप के पास एक हाईली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है। कस्टमर्स उस ब्रांड को ट्रस्ट करते हैं, इन्वेस्टर्स उस ब्रांड को आइडेंटिफाई करते हैं, एम्प्लॉयज और बिजनेस पार्टनर्स उस ब्रांड की रेप्यूटेशन से कनेक्टेड है। तो ग्रुप लेवल पर यह ब्रांड एक वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट बन जाता है। अगर ग्रुप की अलग अलग कंपनीज उस ब्रांड का यूज करती हैं, तो थ्योरेटिकली ब्रांड ओनर उस यूज के बदले रॉयल्टी चार्ज कर सकता है। आदित्य बिड़ला ग्रुप का न्यू फ्रेमवर्क इसी कॉन्सेप्ट को फॉर्मलाइज कर रहा है। लेकिन पहले ग्रुप में ब्रांड यूज का अरेंजमेंट रिलेटिवली इनफॉर्मल था। कंपनीज ग्रुप के ब्रांड का यूज करती थी, लेकिन अब एक फॉर्मल रॉयल्टी फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? अब ब्रांड ओनरशिप, ब्रांड स्टूवर्डशिप, ब्रांड यूसेज और उसके फाइनेंशियल कंसिडरेशन को एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क के अंदर लाया जा रहा है। यानी सिर्फ ब्रांड यूज करना नहीं, ब्रांड के इकोनॉमिक वैल्यू को फॉर्मली रिकॉग्नाइज करना भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या 0.25% रेवेन्यू सुनने में छोटा लगता है? बिल्कुल 0.25% रेवेन्यू एक स्मॉल परसेंटेज है। लेकिन जब कंपनी का रेवेन्यू थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में होता है तो 0.25% भी सिग्निफिकेंट अमाउंट बन सकता है। और इसी वजह से मार्केट ने अनाउंसमेंट को क्लोजली वॉच किया। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। ग्रासिम इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग एनुअल रॉयल्टी पेमेंट अप्रॉक्सिमेटली 125 करोड़ रुपीस के अराउंड हो सकती है। ये एस्टिमेटेड रेवेन्यू रन रेट पर बेस्ड है और ये 225 करोड़ की मैक्सिमम एनुअल कैप से काफी नीचे है। हिंडाल्को भी इस 0.25% रॉयल्टी स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करेगा और उसकी सब्सिडरी नोवेलिस भी FY27 से एक फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करेगी। अब यहाँ इन्वेस्टर के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ग्रासिम को अप्रॉक्सिमेटली 125 करोड़ रॉयल्टी पे करनी पड़ती है तो क्या इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट प्रॉफिट पर पड़ेगा? पोटेंशियली हाँ,
बिकॉज रॉयल्टी एक एडिशनल एक्सपेंस है, रेवेन्यू सेम रहे और एडिशनल कॉस्ट इंक्रीज हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर सम प्रेशर आ सकता है। लेकिन एक्चुअल इम्पैक्ट कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी के कंपैरिजन में देखा जाना चाहिए। अब इसीलिए सिर्फ रॉयल्टी अमाउंट देखना इनफ नहीं है, हमें रॉयल्टी को एबिडा के कंपैरिजन में भी देखना चाहिए। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्रासिम के केस में एस्टिमेटेड एनुअल रॉयल्टी अराउंड 100 से 120 करोड़ रुपीस हो सकती है और ये एबिडा के कंपैरिजन में रिलेटिवली मैनेजेबल अमाउंट माना जा रहा है। यानी हेडलाइन में 125 करोड़ या 120 करोड़ बड़ा नंबर लग सकता है, लेकिन कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल साइज के कंपैरिजन में इसका इम्पैक्ट लिमिटेड हो सकता है। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस रॉयल्टी का बेनिफिट किसको मिलेगा? यहाँ आंसर है बिरला ग्रुप होल्डिंग्स, क्योंकि प्रमोटर एंटिटी ब्रांड ओनरशिप और स्टीवर्डशिप फ्रेमवर्क के थ्रू रॉयल्टी रिसीव करेगी। यानी लिस्टेड ऑपरेटिंग कंपनी के पर्सपेक्टिव से ये एक्सपेंस है और प्रमोटर एंटिटी के पर्सपेक्टिव से ये रेवेन्यू हो सकता है। इसी पॉइंट को इन्वेस्टर्स को केयरफुली समझना चाहिए। मनी ग्रुप के अंदर ही मूव हो रहा है, लेकिन लिस्टेड सब्सिडियरी के शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से ये एडिशनल एक्सपेंस है। अब क्या इसका मतलब शेयर होल्डर्स को डायरेक्ट लॉस होगा? जरूरी नहीं। अदर ब्रांड जेन्युइनली बिजनेस वैल्यू क्रिएट करता है, अदर ब्रांड कस्टमर एक्विजिशन में हेल्प करता है, अदर ब्रांड कंपनी की प्राइसिंग पावर, ट्रस्ट, बिजनेस रिलेशनशिप्स और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करता है, तो रॉयल्टी को एक लेजिटिमेट कमर्शियल एक्सपेंस के रूप में जस्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन इन्वेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्या 0.25% रेवेन्यू का चार्ज उस इकोनॉमिक बेनिफिट के प्रोपोर्शनेट है? यही एक्चुअली पूरी स्टोरी का कोर क्वेश्चन है। ब्रांड की वैल्यू कितनी है और उस वैल्यू के लिए लिस्टेड कंपनी को कितना पे करना रीजनेबल है? अगर ब्रांड का बेनिफिट स्ट्रॉन्ग है तो रॉयल्टी कमर्शियली रीजनेबल हो सकती है, लेकिन अगर ब्रांड बेनिफिट क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन रेज हो सकता है। अब एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट समझिए, ये मूव आदित्य बिरला ग्रुप को लार्ज इंडियन बिजनेस ग्रुप्स की प्रैक्टिस के क्लोजर ले जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, टाटा सन्स भी ग्रुप कंपनी से ब्रांड सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में चार्ज करता है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टाटा सन्स 0.25% एनुअल रेवेन्यू चार्ज करता है और एनुअल कैप 200 करोड़ रुपीस तक है। FY24 में टाटा सन्स ने ग्रुप कंपनी से ब्रांड सब्सक्रिप्शन इनकम के फॉर्म में अप्रॉक्सीमेटली 2,285.52 करोड़ रुपीस रिसीव किए थे। यानी इंडियन कॉन्ग्लोमरेट्स में ग्रुप ब्रांड को एक वैल्यूएबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट के रूप में फॉर्मली मोनेटाइज करना कंप्लीटली अनयूजुअल कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन आदित्य बिरला ग्रुप के केस में टाइमिंग और कॉन्टेक्स्ट इंटरेस्टिंग है। ग्रुप के ब्रांड वैल्यूएशन को लेकर 2024 में डिस्प्यूट भी हुआ था और अब फॉर्मल रॉयल्टी फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इस डिसीजन को सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन के एंगल से नहीं देखना चाहिए। ये ग्रुप के ब्रांड ओनरशिप और स्टीवर्डशिप को फॉर्मलाइज करने की ब्रॉडर स्ट्रैटेजी का पार्ट भी हो सकता है। अब मैं आपको एक वेरी सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए एक कंपनी का एनुअल रेवेन्यू 50,000 करोड़ रुपीस है। उस रेवेन्यू का 0.25% कैलकुलेट करेंगे तो रॉयल्टी अप्रॉक्सीमेटली 125 करोड़ रुपीस होगी। अब कंपनी का रेवेन्यू 50,000 करोड़ है, रॉयल्टी 125 करोड़ है। परसेंटेज छोटा है लेकिन एब्सोल्यूट अमाउंट सिग्निफिकेंट है। इसी तरह अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो रॉयल्टी अमाउंट भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो सकता है। यही रीजन है कि ये रेकरिंग कॉस्ट बन सकती है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टर कॉन्सिक्वेंस है, रॉयल्टी रेवेन्यू लिंक्ड है। इसका मतलब कंपनी का रेवेन्यू ग्रो करेगा तो रॉयल्टी अमाउंट भी ग्रो कर सकता है। कंपनी का रेवेन्यू डिक्लाइन करेगा तो रॉयल्टी अमाउंट भी डिक्लाइन हो सकता है। लेकिन अगर कंपनी प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लेवल पर लॉस में है तो उस ईयर रॉयल्टी पेएबल नहीं होगी। ये प्रोविजन लॉस मेकिंग सब्सिडियरीज के लिए इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।
अब कौन बेनिफिट करेगा? सबसे डायरेक्ट बेनिफिट प्रोमोटर एंटिटी बिड़ला ग्रुप होल्डिंग्स को होगा, क्योंकि उसको रेकरिंग रॉयल्टी इनकम मिल सकती है। सेकंड, पोटेंशियल बेनिफिट ग्रुप को ओवरऑल ब्रांड स्टूवर्डशिप के पर्सपेक्टिव से हो सकता है। फॉर्मल फ्रेमवर्क के थ्रू ब्रांड मैनेजमेंट, ब्रांड प्रोटेक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और ग्रुप वाइड कंसिस्टेंसी को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। थर्ड बेनिफिट इन्वेस्टर्स के लिए इनडायरेक्ट हो सकता है। अगर फॉर्मल ब्रांड फ्रेमवर्क से ब्रांड वैल्यू स्ट्रेंथन होती है तो लॉन्ग टर्म में ग्रुप कंपनीज को कमर्शियल बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन कौन बेयर करेगा कॉस्ट? लिस्टेड सब्सिडरीज, यानी अल्टीमेटली उन कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रॉयल्टी एक्सपेंस अपीयर करेगा, और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी का प्रॉफिट रॉयल्टी एक्सपेंस के वजह से स्लाइटली रिड्यूस हो सकता है। अब यहाँ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को अलग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर्स एडिशनल एक्सपेंस को इवैल्यूएट करेंगे, अर्निंग्स इंपैक्ट देखेंगे, एबिडा इंपैक्ट देखेंगे, प्रॉफिट इंपैक्ट देखेंगे और मैनेजमेंट से रॉयल्टी कैलकुलेशन और ब्रांड वैल्यूएशन के जस्टिफिकेशन को समझना चाहेंगे। लॉन्ग टर्म में क्वेश्चन ये होगा कि फॉर्मल ब्रांड फ्रेमवर्क एक्चुअली ब्रांड वैल्यू क्रिएट करता है या नहीं। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, आदित्य बिड़ला ग्रुप के शेयर्स में अनाउंसमेंट के बाद प्रेशर भी देखा गया। ग्रासिम इंडस्ट्रीज और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के शेयर्स इंट्राडे अराउंड 3% तक फॉल हुए। ग्रासिम इवेंचुअली अराउंड 2.65% लोअर क्लोज हुआ, हिंडाल्को अराउंड 1.33% लोअर क्लोज हुआ। आदित्य बिड़ला सन लाइफ एएमसी भी लोअर क्लोज हुआ और अदर ग्रुप कंपनीज में भी वीकनेस देखी गई। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा फॉल सिर्फ रॉयल्टी अनाउंसमेंट की वजह से हुआ। स्टॉक प्राइसेस मल्टीपल फैक्टर से मूव करते हैं, लेकिन अनाउंसमेंट के बाद इन्वेस्टर्स ने एडिशनल कॉस्ट और अर्निंग्स इंपैक्ट को इवैल्यूएट किया और मार्केट रिएक्शन ने यह सिग्नल दिया कि इन्वेस्टर्स इस इशू को इग्नोर नहीं कर रहे। अब मैं आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बताना चाहती हूँ। रॉयल्टी एक्सपेंस और डिविडेंड कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हैं। डिविडेंड शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है, रॉयल्टी कंपनी के बिजनेस एक्सपेंस के फॉर्म में रिकॉर्ड होती है, यानी प्रमोटर एंटिटी को रॉयल्टी पेमेंट बिजनेस अरेंजमेंट के अंदर मिलती है। इसलिए इन्वेस्टर्स को देखना होगा कि रॉयल्टी कमर्शियली जस्टिफाइड है या नहीं। अब एक और क्वेश्चन, क्या रॉयल्टी का मतलब यह है कि प्रमोटर कंपनी लिस्टेड सब्सिडरीज से पैसा निकाल रही है? यह स्टेटमेंट डायरेक्टली कंक्लूड करना सही नहीं होगा। हमें पहले देखना होगा कि ब्रांड का लीगल ओनरशिप किसके पास है, ब्रांड की इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, रॉयल्टी कैलकुलेशन का बेसिस क्या है, कंपेरेबल मार्केट प्रैक्टिस क्या है और लिस्टेड कंपनी को ब्रांड यूज से एक्चुअल कमर्शियल बेनिफिट क्या मिल रहा है। इन क्वेश्चंस के आंसर के बाद ही इन्वेस्टर प्रॉपर्ली डिसाइड कर सकता है कि अरेंजमेंट फेयर है या नहीं। अब आज की पूरी वीडियो का सिंपल समरी समझिए। आदित्य बिड़ला ग्रुप ने फॉर्मल ब्रांड रॉयल्टी फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है। लिस्टेड सब्सिडरीज और प्रॉफिटेबल ऑपरेटिंग कंपनीज 0.25% ऑफ रेवेन्यू रॉयल्टी पे करेंगी। एनुअल कैप 225 करोड़ रुपीस है। लॉस बिफोर टैक्स की सिचुएशन में रॉयल्टी पेबल नहीं होगी। ग्रासिम के केस में एस्टिमेटेड एनुअल पेमेंट अराउंड 125 करोड़ रुपीस के आसपास हो सकती है। हिंडाल्को और नोवेलिस भी फ्रेमवर्क अडॉप्ट करेंगे। प्रमोटर एंटिटी बिड़ला ग्रुप होल्डिंग्स को रॉयल्टी इनकम मिलेगी। लिस्टेड कंपनीज के लिए ये एडिशनल रिकरिंग एक्सपेंस होगा और इन्वेस्टर्स के लिए शॉर्ट टर्म अर्निंग्स इंपैक्ट लिमिटेड हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ब्रांड ओनरशिप और स्टूवर्डशिप को फॉर्मलाइज करने का लार्जर ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अब मैं आपसे फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर आप ग्रासिम या हिंडाल्को के शेयर होल्डर होते और कंपनी को अपने ग्रुप ब्रांड के यूज के लिए रेवेन्यू का 0.25% रॉयल्टी देनी होती, तो आप इस डिसीजन को कैसे देखते? क्या आप कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड के लिए रॉयल्टी रीजनेबल है,
या आप कहेंगे कि प्रमोटर ग्रुप को लिस्टेड सब्सिडियरीज से एडिशनल रॉयल्टी चार्ज नहीं करनी चाहिए। और एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपके अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रॉयल्टी का अमाउंट। रॉयल्टी की कैलकुलेशन या ब्रांड की एक्चुअल वैल्यू कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर बताएगा। मैं स्पेसिफिकली देखना चाहती हूं कि इन्वेस्टर्स इस मूव को पॉजिटिव गवर्नेंस रिफॉर्म मानते हैं या एडिशनल कॉस्ट। अगर आपको कॉरपोरेट ग्रुप्स, लिस्टेड कंपनीज, कॉरपोरेट गवर्नेंस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस और इन्वेस्टर इम्पैक्ट को सिंपल हिंदी इंग्लिश में समझना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर दीजिए। आज की स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे ये है, रॉयल्टी सिर्फ 0.25% है, लेकिन असली क्वेश्चन परसेंटेज का नहीं है। असली क्वेश्चन है ब्रांड की वैल्यू कितनी है, उस वैल्यू का बेनिफिट किसको मिलेगा, कॉस्ट का बर्डन कौन बियर करेगा और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को उसके बदले एक्चुअल इकोनॉमिक बेनिफिट क्या मिलेगा। इसी क्वेश्चन का आंसर डिसाइड करेगा कि आदित्य बिरला ग्रुप का ये ब्रांड रॉयल्टी फ्रेमवर्क इन्वेस्टर्स के लिए कितना मीनिंगफुल है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट कॉर्पोरेट और स्टॉक मार्केट डेवलपमेंट के साथ। डिस्क्लेमर, वेलकम टू सफर और सीख नॉलेज। दिस चैनल इज क्रिएटेड ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पसेस। इस चैनल पर दी गई सभी जानकारी केवल शिक्षा और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती है। यहाँ व्यक्त विचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और व्यक्तिगत विश्लेषण पर आधारित है। This channel does not provide financial, investment, legal, tax, medical और professional advice। किसी भी निवेश, व्यापार, कानूनी या अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले स्वयं शोध करें और संबंधित विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। सफर और सीख नॉलेज is not responsible for any financial loss, business loss or any other consequence arising from the use of the information shared on this channel. All company names, trademarks, logos, and brands belong to their respective owners and are used only for educational, news reporting, review, and commentary purposes. Copyright Suffer or Seek Knowledge. All rights reserved.